कोशिश करता है जब वो क्रिस्टल्स की तारीफ कर रही होती है, लेकिन अलिसिया आसानी से डॉज करती है, कैट लाइक बीस्ट के पीछे आती है और उसे लात मारती है। वो उसे मजाक उड़ाती है, पूछती है कि उसने हिम्मत भी कैसे की किसी और के शिकार को छूने की सोचने की। वो डिक्लेयर करती है कि हेल में चोरी करने की सज़ा है। वो हमला करने वाले को काफ़ी पीछे तक फेंक देती है और अपने स्पीयर से उस पर वार करने की तैयारी करती है। हालांकि कैट ह्यूमन मॉन्स्टर अचानक बोलता है, माफ़ी मांगता है और उसे अपनी जान बख्शने की भीख मांगता है। सालों में पहली बार अलिसिया इस जगह पर अपनी आवाज़ के अलावा किसी और की आवाज़ सुनकर हैरान हो जाती है। शौक इतना ज़्यादा होता है कि वो उसे ना मरने का फैसला करती है। इसके बजाय वो स्पीयर को उसके शरीर के पास फेंककर उसे डराती है। मॉन्स्टर गहरा झुककर माफ़ी मांगता है कि उसने इतने पावरफुल व्यक्ति पर हमला करने की जुर्रत की। वो अपनी जान की भीख मांगता है और अपने पास मौजूद सारे स्टोन्स ऑफर करता है, वादा करता है कि वो दोबारा कभी उसके पास नहीं आएगा। आखिर में किसी इतने समझदार व्यक्ति से मिलकर वो हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो कहाँ है। ये सुनकर कैट डीमन उसे बताता है कि वो वेस्ट एलिस में है। अलिसिया दंग रह जाती है ये जानकर कि इस जगह का प्रॉपर नाम भी है। अब तक एक ही चीज़ जो वो जानती थी वो ये थी कि इस लैंड को हेल कहा जाता था। उसने ये एक धार्मिक टेक्स्ट की एक लाइन से सीखा था जो उसने होली टेम्पल में कभी पढ़ा था, जिसमें हेल को क्रिम्सन स्काई और जलते हुए डेजर्ट्स वाली ज़मीन के रूप में वर्णित किया गया था। अलिसिया मैजिकल स्टोन्स को नीचे फेंक देती है और उनके बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि अगर स्टोन्स को कंज्यूम किया जाए तो वो और मजबूत बनाते हैं। कैट डीमन एक्सप्लेन करता है कि इन जूअल्स को माना स्टोन्स कहा जाता है। वो उसके डिस्कार्ड किए हुए स्टोन्स को देखता है और पूछता है कि क्या वो सच में उन्हें ज़मीन पर छोड़ रही है। उसके रिएक्शन से अलिसिया क्यूरियस हो जाती है और पूछती है कि क्या माना स्टोन सच में इतने कीमती है। ये सुनकर कैट पर्सन एक्साइटेड हो जाता है और उसे बताता है कि उसे अंदाज़ा नहीं है कि वो कितने वैल्यूबल है। वो कहता है कि ये सबसे बड़े स्टोन्स हैं जो उसने आज तक देखे हैं और मानता है कि उनमें लॉर्ड ग्लास पावर ज़रूर होगी। वो मानता है कि उसके जैसा कोई भी और मजबूत हो सकता है अगर उसके पास वो हों। उसके शौक के लिए अलिसिया उसे स्टोन्स ऑफर करती है। शुरू में उसे यकीन नहीं होता कि उसने क्या सुना, लेकिन जब वो अपनी बात दोहराती है तो वो पूछता है कि क्या उसका सच में यही मतलब है। तब अलिसिया उसे बताती है कि अगर वो उसके कुछ सवालों का जवाब देगा तो वो उसे स्टोन्स दे देगी। उनकी कॉन्वर्सेशन से ये एक्सप्लेन किया जाता है कि माना स्टोन्स माना के क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है। मजबूत होने के लिए सिर्फ जंगली बीस्ट से लड़ना काफ़ी नहीं है, क्योंकि बीस्ट में लिमिटेड अमाउंट में ही माना हो सकता है। लेकिन डीमंस अलग है, क्योंकि उनके पास बुद्धिमत्ता होती है। वो माना को ठीक से स्टोर और कंट्रोल कर सकते हैं। डीमंस एक दूसरे का शिकार करते हैं, इस पावर को कंज्यूम करते हैं और मजबूत होते हैं। डीमन जितना मजबूत होता है, माना स्टोन उतना ही पावरफुल होता है जो वो पीछे छोड़ता है। कैट डीमन उसे ये भी बताता है कि 4 महान कैसल्स हैं जिन पर डीमन लॉर्ड्स राज करते हैं। ईस्ट का नोआ, वेस्ट का एलेक, साउथ का फेज और नॉर्थ का का। वो हेल में सबसे मजबूत बीइंग्स हैं। अलिसिया अपनी जर्नी जारी रखती है और कैसल्स में से एक में घुस जाती है। वो एक चेंबर के दरवाजे खोलती है जहां एक डीमन एक चेयर पर बैठा है। डीमन उसका वेस्ट एलेक कैसल में स्वागत करता है और अपना इंट्रोडक्शन कैसल के मास्टर वेस्टर्न हॉल एलेक के स्टीयर्ड के रूप में देता है। इंट्रोडक्शन पूरा होने से पहले ही अलिसिया तुरंत अपना स्पीयर फेंककर लॉर्ड को हरा देती है। वो डिक्लेयर करती है कि उसे इंट्रोडक्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो माना गेम के साइज को देखती है जो वो गिराता है और इम्प्रेस होती है। वो फैसला करती है कि बड़ों के पीछे जाना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। वो क्रिस्टल को क्रश करती है और सोचती है कि उसे अगला किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। आखिर में उसे फर्क नहीं पड़ता, उसके पास बहुत समय है। अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। एक पल में वो टेलीपोर्ट हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने ही रूम में पाती है। खड़े होने की कोशिश करती है लेकिन दोबारा गिर जाती है, ये सोचकर कि क्या वो सच में घर वापस आ गई है। अपने मिरर में देखते हुए वो जो देखती है उससे शॉक हो जाती है। वो छोटी हो गई है और अपने रूम में वापस आ गई है, जैसे कि समय खुद ही रूम में पीछे चला गया हो। मिरर में देखते हुए अलिसिया इन घटनाओं से हैरान लगती है। वो बार बार देखती है, ये सच में उसी का चेहरा है जो वो देख रही है, लेकिन ये बहुत छोटा है। वो यकीन न करते हुए अपने गालों को निचोड़ती भी है। वो इस सिचुएशन के पीछे की वजह के बारे में सोचने लगती है। एक ही चीज़ जो इस स्केल पर गड़बड़ी पैदा कर सकती है वो है लॉर्ड का मैजिक स्टोन। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन उसके टखने में दर्द होता है। वो सोचती है कि क्या जब वो अचानक बेड से गिरी तो मोच आ गई। वो और करीब से देखती है लेकिन शॉक हो जाती है। उसके पैर और बॉडी इतने स्लिम हैं कि उसकी हड्डियां उसके टखने पर साफ दिखाई दे रही हैं। वो तुरंत अपने बाकी शरीर को चेक करती है। उसके पैर, हाथ और सब कुछ बहुत ज्यादा पतले हैं। वो गुस्से में आ जाती है, सवाल करती है कि उसके इस कमजोर शरीर को क्या हो गया है। इस कमजोर हालत में वो ढंग से एक लकड़ी भी नहीं पकड़ सकती, स्पीयर की तो बात ही छोड़ दो, जो उसका मेन वेपन है। वो गहरी उदासी में चली जाती है।
सिचुएशन पर यकीन नहीं कर पाती, लेकिन नतीजे नहीं बदलेंगे। इन सब के बाद ये निश्चित है कि अलीशिया ने वो शक्तियां खो दी हैं जिन्हें उसने हेल में लंबे समय तक हासिल किया था। ठीक उसी तरह जब वो अपनी हासिल की हुई सब कुछ खो देने पर निराश हो रही थी, दरवाजे पर नॉक हुआ। उसकी मेड डेजी नॉक कर रही थी और अंदर आने की परमिशन मांग रही थी। सिचुएशन से घबराकर अलीशिया तुरंत बेड पर वापस लेट गई, नाटक करते हुए कि वो अभी ही जागी है। उसने डेजी को अंदर आने की अनुमति दी। मेड ने गर्मी से उसका अभिनंदन किया और पूछा कि क्या उसकी रात की नींद अच्छी थी। कॉन्वर्सेशन के फ्लो में अलीशा जवाब देती है कि वो अच्छे से सोई और यहाँ तक कि डेजी से भी पूछती है कि वो कैसे सोई। लेकिन अपना सेंटेंस पूरा करने से पहले वो अचानक शॉक में रुक जाती है और बेड से कूद जाती है। हैरान होकर वो डेजी से उसकी करंट एज के बारे में पूछती है, क्योंकि उसके सामने खड़ी डेजी उस डेजी से अलग दिख रही थी जिसे उसने याद किया था। कंफ्यूज्ड, डेजी उससे बताती है कि वो फिलहाल 22 साल की है। ये रेवलेशन अलीशिया को इतना शॉक करता है कि वो गिर जाती है और होश खो देती है। डेजी घबरा जाती है और मदद के लिए दूसरों को लाने के लिए दौड़ती है, अपनी मालकिन के लिए चिंतित। इसी दौरान अलीशिया को ये रियलाइज होता है कि वो सिर्फ जवान नहीं हुई है, वो वक्त में वापस आ गई है, उस पीरियड में जब उसकी जिंदगी एक तेज मोड़ लेने वाली थी। वो अपने 17 साल के स्वरूप में वापस आ गई है। बाद में शाम को अलीशिया फाइनली जागती है और कहती है कि उसे प्यास लगी है। उसे जागता हुआ देखकर उसकी गोद ली गई माँ, जिसने हमेशा अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल की थी, चिंतित हो जाती है। डेजी, हमेशा तैयार, तुरंत पानी ऑफर करती है। अलीशिया पानी पीती है, जबकि दूसरे उसे धीरे धीरे घूंट लेने के लिए अर्ज करते हैं ताकि उसका गला न रुक जाए। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, कहते हैं कि वो अचानक गिर गई थी और सबको चिंता में डाल दिया था। ये सुनकर अलीशा पहली बार अपनी गोद ली गई माँ को धन्यवाद कहती है, जो उस महिला को गहरा शॉक देता है, उसे फ्लैशबैक में भेज देता है। सालों पहले अलीशा एक बार घर के उस हिस्से में दाखिल हुई थी जिससे वो आमतौर पर अवॉइड करती थी। उसकी अचानक विजिट से बटलर और मेड्स शॉक्ड हो गए थे, जो उसे रोकने के लिए दौड़े थे और पूछा था कि वो क्यों आई है, लेकिन अलीशा ने सबको अलग ढकेल दिया, पूछते हुए कि क्या उसे कभी मैंशन के किसी भी हिस्से में दाखिल होने से मना किया गया था। उसने पूछा कि क्या वो कुछ ऐसा छिपा रहे हैं जो सिर्फ उससे ही छिपाया जा रहा है। ये देखकर कि वो साउथ विंग की तरफ जा रही है, बटलर ने तुरंत स्टाफ को मार्की को इन्फॉर्म करने का आदेश दिया, जानते हुए कि ये सीरियस है। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड थी। मार्की ने बाहर चाहे कितना भी लापरवाही से एक्ट किया हो, उसने कभी भी फैमिली हेयर के बारे में इश्यूज नहीं उठाए थे। लेकिन इस बार ये अलग था। उसने न सिर्फ एक इलिजिटमेट डॉटर को मैंशन में लाया था, बल्कि उसे छिपाकर पाला भी था। उससे अब तक मैडम से छिपाकर रखा था। स्टाफ को डर था कि इस रेवलेशन की वजह से किसी की मौत हो सकती है। आखिरकार अलीशा उस कमरे में दाखिल हुई जहां एक छोटी बच्ची, जिसका नाम भी अलीशा था, एक नैनी और दूसरी मेड्स के साथ खेल रही थी। मैडम हैरान, पूछा कि क्या ये बच्ची वाकई अलीशा है। मेड्स घबरा गईं, डर था कि मैडम लड़की को नुकसान पहुंचा सकती हैं और समझाने के लिए दौड़ पड़ीं। लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत मैडम ने गुस्से से जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो धीरे से बैठ गईं, गर्मी से बच्ची का अभिनंदन करते हुए। दयालुता से उसने लड़की को बताया कि इस पल से वो उसकी माँ है। दयालुता के इस काम ने वहां मौजूद सबको शॉक कर दिया। हालांकि अलीशिया, जिसे ये मानने के लिए बड़ा किया गया था कि उसके पास जो कुछ भी है वो वाकई उसका नहीं है और उसे सिर्फ आभार महसूस करना चाहिए बिना ज्यादा चाहत के, हिचकिचाई। वो शब्द शुरू से ही उस पर अंकित हो चुके थे और इसलिए उसने सहज रूप से मेड के पीछे छिप लिया। तब भी लेडी का एक्सप्रेशन गर्म ही रहा। उसने अलीशा को बताया कि उसकी अचानक विजिट ने उसे डराया होगा और उसने बिना वार्निंग के आने के लिए माफ़ी मांगी, कहते हुए कि उसकी खुशी उस पर हावी हो गई थी। उसने अलीशा को आराम से रेस्ट करने के लिए उत्साहित किया। इसी दौरान छोटी लड़की ने सोचा कि वो ऐसी खूबसूरत और दयालु इंसान की बेटी कैसे हो सकती है। उस पर गिल्ट हावी हो रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि उसका अस्तित्व एक अफेयर का नतीजा था। उसने खुद को अयोग्य माना, सोचते हुए कि वो अपनी मौजूदगी से सिर्फ मार्चिनेस की शान को बिगाड़ेगी। और फिर भी ये रियलाइज करने के बावजूद कि वो उससे कितना प्यार करती थी, अलीशा कभी भी पूरी जिंदगी में उससे संबोधित करने का तरीका नहीं बदल पाई। अब अलीशा एक और ग्लास पानी की रिक्वेस्ट करती है, जबकि वो उससे माँ कहती है।
वो शब्द सुनकर जो उसने कई सालों से सुनने की चाहत रखी थी, उसकी माँ इतनी खुश हो जाती है कि उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। वो अपनी बेटी से पूछती है कि क्या उसे बहुत प्यास लगी होगी और कहती है कि वो तुरंत पानी लाएगी। वो ये भी पूछती है कि अलीशा को पानी के अलावा कुछ और चाहिए। उसे अश्योर करती है कि उसकी माँ होने के नाते वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अलीशा को सिर्फ शब्द बोलना है। इसी दौरान डेज़ी उन्हें देखना जारी रखती है, हैरान है कि उसकी लेडी एक बार भी नहीं हकलाई और उसने फाइनली मैडम को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया। सही शिष्टाचार के साथ कमरे से बाहर निकलते हुए डेज़ी सोचती है कि क्या एक इंसान इतने कम समय में वाकई इतना बदल सकता है। उसके लिए ये लगभग ऐसा महसूस होता है जैसे अलीशा मर गई थी और वापस जिंदा आ गई है। माँ बेटी के कॉन्वर्जेशन में वापस आते हुए उसकी माँ पूछती है कि क्या अलीशा अपने कमज़ोर शरीर की वजह से गिर गई थी और उसके लिए वो उसे कुछ हर्बल टी ऑफर करती है। अलीशा अपनी माँ का हाथ पकड़ती है और पूछती है कि क्या उसका फियांसे पहले ही ग्रेगरी बारकर डिसाइड हो चुका है। इस सवाल से हैरान होकर उसकी माँ पूछती है कि उसे कैसे पता। वो अलीशा को बताती है कि वो अभी भी जवान है और उसकी एंगेजमेंट अब तक फॉर्मली डिसाइड नहीं हुई है। इस पर अलीशा उसे बताती है कि वो उस इंसान से नफरत करती है। वो कहती है कि वो जानती है कि वो भविष्य में क्या करेगा और अगर वो अब एक्शन ले तो वो चीज़ों को खराब होने से रोक सकते हैं। वो ये भी सोचती है कि क्या उसकी माँ वाकई मदद कर सकती है, जानते हुए कि नोबल मैरिजेस दो फैमिलीज के बीच कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं। अपनी बेटी की मजबूत डेक्लेरेशन सुनकर उसकी माँ उसे अश्योर करती है कि वो आराम करे और सब कुछ उस पर छोड़ दे, क्योंकि उसे भी ग्रेगरी बाकर पसंद नहीं है। ये सुनकर अलीशा उससे पूछती है कि क्या वो सच में वैसा ही महसूस करती है। उसकी माँ एक्सप्लेन करती है कि उसे उसका अपीयरेंस पसंद नहीं है, बल्कि उसकी पर्सनालिटी, जो उसे अपने पति की याद दिलाती है जब वो जवान थे। वो अलीशा से अपनी माँ पर भरोसा करने और अब और चिंता न करने के लिए कहती है। वो अपनी बेटी को जोर से गले लगाती है, उसे अश्योर करती है कि वो उसे कभी भी ऐसी शादी में दुख नहीं उठाने देगी जो वो नहीं चाहती। अगले सीन में हम अलीशा को अपने पिता के ऑफिस में तूफान की तरह दाखिल होते हुए देखते हैं। माँ की अपना लिखना रोकता है। अलीशा डिमांड करती है कि उसकी माँ के साथ आदर से पेश आया जाए और उसे कैद न किया जाए। उसकी बोल्ड बातें सुनकर फैमिली के हेड, उसका पिता, उससे डराने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि उसने बिना नोटिस या परमिशन के हेड के ऑफिस में दाखिल होने की हिम्मत कैसे की और उसके रूड बिहेवियर के लिए जवाब मांगता है। वो उससे तुरंत अपने कमरे में वापस जाने का आदेश देता है। हालांकि फैमिली हेड ये रियलाइज नहीं करता कि उसके सामने की लड़की अब वो डरपोक बच्ची नहीं है जो कभी उससे डरती थी, बल्कि एक योद्धा है जो अनगिनत बार मौत से बच चुकी है। अलीशा पूछती है कि क्या वो घर की मालकिन को अपने कमरे में बंद करने के बाद भी ऐसा ही व्यवहार जारी रख सकता है। वो उसे सीधे संबोधित करती है। उसकी आवाज़ स्थिर थी। उसे योर एक्सेलेंसी माँ की फोल्डमार लाइन कहती है।